हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। एक ये टॉपिक है और दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो जिस तरह से कैपेसिटर का हम लोग कॉम्बिनेशन देखे थे या रेजिस्टर का देखे थे, उसी तरह से इंडक्टर का भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं दो इंडक्टर का। यहाँ देखिए दो फोटो बना हुआ है, दो इंडक्टर है L1 L2 दोनों में। तो एक में क्या है, फिगर ए में कि करंट का जो एक ही सेंस है दोनों में घूमने का, मान लीजिए क्लॉकवाइज इसमें तो उसमें भी क्लॉकवाइज, इसीलिए उसको फिगर ए रखे हैं। और इसमें क्या है कि इसमें मान लीजिए पहला L1 में क्लॉकवाइज जाता है तो दूसरा में देखिए थोड़ा उल्टा के बनाया गया है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ EMF का इंडक्शन होता है, इसलिए इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब पहला केस लीजिए। तो पहला केस में करंट बह रहा है दोनों में और उसका एक ही डायरेक्शन में माने करंट का सेंस है, मतलब जो क्लॉकवाइज मान लीजिए। तो इसमें अगर EMF इंड्यूस किया E1 जो हम लिख दिए हैं, L2 में E2, देन रिजल्टेंट EMF विल बी E1 प्लस E2। रिजल्टेंट EMF विल बी E1 प्लस E2। अच्छा, रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं, हमने डिराइव किया है EMF का फार्मूला -LdI/dt। और इसमें पहला L1 में हम दे सकते हैं -L1dI/dt -MdI/dt। M क्यों दिया, तो मान लीजिए ये कॉइल अगर नज़दीक ही है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस करेगा, इस पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ये इस पर करेगा ये उस पर करेगा। तो उसका फार्मूला भी हम तो जानते ही हैं कि MdI/dt, ये इतना EMF इस पर इंड्यूस होगा सेल्फ और म्यूचुअल के कारण। उसी तरह से इस पर होगा -L2dI/dt -MdI/dt। ये ब्रैकेट वाला इस पर L2 पर करेगा इंड्यूस, माने सेल्फ और म्यूचुअल दोनों मिला के, ये होगा इस पर। तो अब आप जो है माइनस साइन तथा DI/dt को हटा दीजिए, कॉमन है सब में, तो हो जाएगा L = L1 + L2 + 2M। M म्यूचुअल इंडक्टेंस, L सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये तब केस है फार्मूला का जब ये और ये दोनों थोड़ा नज़दीक हो एक दूसरे पर, जो है म्यूचुअली इंडक्टिव इफेक्ट देता है, तब ये फार्मूला है। इसीलिए स्पेशल केस में क्या है कि इफ L1 एंड L2 आर फार सेपरेटेड, बहुत दूर है, यानी एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे पर नहीं जा रहा है, तो उस समय में म्यूचुअल इंडक्शन का जो है M उसको हम 0 कर सकते हैं। और फाइनली उस केस में हमको मिलेगा L = L1 + L2, जब दोनों कॉइल काफ़ी दूर रहे एक दूसरे का के ऊपर, कोई म्यूचुअल इंडक्शन ना हो, तब ये फार्मूला, अगर म्यूचुअल इंडक्शन हो तो ये फार्मूला। तो ये क्लियर है, जैसा हम लोग पहले भी डिराइव किए हैं, कुछ उसी लाइन पर डिराइवेशन है। अब फिगर बी का देखिए,
यहाँ क्या है, मान लीजिए इसमें करंट क्लॉकवाइज सर्कुलेट करते हुए जाता है, तो उसमें जाके एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है इसमें। तो इसका जो है हम लोग लिखते हैं कि ये हम लोग, हाँ, उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को यहाँ माइनस आ जाएगा खाली 2m, क्योंकि ये टर्म जो म्यूचुअल इंडक्शन का है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा -2m। वहाँ होगा L1 + L2 + 2m, यहाँ हो जाएगा L1 + L2 - 2m। ये जितना म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट इस पर देगा उतना ही ये इस पर भी देगा, इसीलिए यहाँ वो माइनस हो जाएगा दोनों में, तो वही दोनों मिलके -2m आ गया, जैसे इधर +2m आया था। और फिर वही कंडीशन कि अगर ये दोनों कॉइल अगर ज़्यादा दूर एक दूसरे से है, कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाता है, तो m = 0 लीजिएगा, तो L1 = L1 + L2 यहाँ भी होगा जैसा कि यहाँ है। तो इससे पता चला कि कॉइल में सेंस जो भी हो करंट का, लेकिन अगर दूर है तो सेम फार्मूला होगा। आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस का सीरीज में हमारा ऐसा ही फार्मूला था। तो इतना कम से कम याद रखिए कि इंडक्टेंस का भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, कैपेसिटेंस टाइप का नहीं, सीरीज वाला। हाँ, अब देखिए पैरेलल में, पैरेलल भी आएगा कुछ उसी रेजिस्टेंस टाइप का। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ तो एक करंट मान लीजिए I जाता है, तो उसमें I1 इसमें I2, फिर दोनों मिलके I, ये L1 और ये L2 इंडक्टर है, पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का एंड मिला हुआ है दोनों साइड में, इसलिए पैरेलल होगा। अच्छा, यानी करंट I = I1 + I2, क्लियरली I = I1 + I2 करंट होगा। अच्छा I को हम क्या डिफरेंशिएट अगर कर दें तो di/dt = E भी हो जाएगा di1/dt + di2/dt, अगर EMF सेम हो तो। अच्छा, अब वैल्यू di/dt का हम रखते हैं ओरिजिनल फार्मूला से। ओरिजिनल फार्मूला मेरा क्या था, इंडक्टेंस वाला, कि इंड्यूस्ड EMF E बराबर होता है -LdI/dt। वही वाला फार्मूला से हम I का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -E/L, और यहाँ हो जाएगा -E/L1, और यहाँ हो जाएगा -E/L2। E को कैंसिल कर दीजिए, माइनस साइन भी कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 1/L = 1/L1 + 1/L2। लेकिन यहाँ किस कंसीडरेशन में किया गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा है, यानी ये कॉइल और ये कॉइल दोनों काफ़ी दूर है, ताकि एक दूसरे पर म्यूचुअली कोई इंडक्टिव इफेक्ट ना दे, तब ये है। नहीं तो फिर M वगैरह आएगा, और इस केस में और ज़्यादा दिक्कत है कैलकुलेट करने में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। इसीलिए इसका यही केस सिर्फ लीजिए और मानिए कि L1 और L2 काफ़ी एक दूसरे से दूर है, ताकि इसका प्रभाव न उस पर पड़े न उसका प्रभाव इस पर पड़े। तो इस तरह से हम लोगों का देखिए पैरेलल जो रेजिस्टर का था 1/R = 1/R1 + 1/R2 बिल्कुल उसी तरह का है। तो याद रखिए कि इंडक्टर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन एक ही टाइप का फार्मूला होता है।
कैपेसिटर में क्या होता है, तो कैपेसिटर में ये हो जाएगा पैरेलल में और ये हो जाएगा इस टाइप का सीरीज में। कैपेसिटर में उल्टा होता है टाइप। ओके, तो ये मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। इसको और एक दो बार देख लीजिएगा, चाहे वीडियो या बढ़िया से उसका ये ले करके स्क्रीनशॉट इसको पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट देके। अब है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है? कैपेसिटर का आप देख चुके हैं, हाँ, मान लीजिए हाफ CV², ये सब निकाले थे आप कैपेसिटर में। तो इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है। रेजिस्टर में एनर्जी स्टोर नहीं होता है, बर्बाद होता है, क्योंकि वो हीट डेवलप करता है। इसीलिए जो भी एनर्जी रेजिस्टर में जाएगा सब हीट बनते जाएगा। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, तो अब देखिए उसी तरह हम लोग बढ़ेंगे कि जब कोई इंडक्टर में हम लोग EMF लगाते हैं तो वो करंट बढ़ने नहीं देता है। बैक EMF डेवलप कर जाता है इंडक्टर में, वो करंट बढ़ने नहीं देगा, वो उसको माने बड़ा रेजिस्ट करता है। इसका मतलब करंट बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वर्क होगा जो जितना वही वर्क स्टोर हो जाता है आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर। तो मान लीजिए, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी समय इंडक्टर में करंट आए, किसी समय T टाइम पर, मान लीजिए T टाइम पर करंट I बह रहा है, तो चेंज ऑफ करंट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt। T at any time T, if the current is I, then rate of change of current is di/dt. Then rate of work done क्या होगा? dw/dt हम लोग रेट ऑफ वर्क डन लेते हैं, तो ये होता है EMF इंटू करंट, पावर जिसको आप पहले पढ़े हैं उधर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह सब जो पढ़े हैं। तो EMF इंटू आई। EMF को देखिए मैं यहाँ पर ये कर दिया हूँ, मॉड का साइन दे दिया है, यानी माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो क्वांटिटी चाहिए, इसलिए मॉड वैल्यू दे दिया गया है। और मॉड देने के बाद इंटू आई, तो ई कितना होता है? तो ई होता था -L di/dt, तो माइनस छोड़ दीजिए, L di/dt, और ये I है, U भी रख दीजिए। अब नीचे dt को आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? dw = Li/di। इससे इंटीग्रेशन के द्वारा टोटल वर्क निकालिए। मान लीजिए उसमें फाइनल करंट I हुआ, शुरू में तो 0 होगा, फाइनल करंट I होगा, तो वर्क डन को 0 करंट से I करंट तक हम मतलब जो निकालेंगे हैं। और dw का वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ से, Li/di 0 to I, और L निकाल के इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, आ जाएगा ½ Li², यानी वर्क डन हो जाएगा ½ Li²। और यही वर्क स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक एनर्जी UB इन द इंडक्टर। मैग्नेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? UB, B मतलब मैग्नेटिक,
यू मैंने पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू भी आ जाएगा हाफ LI², क्योंकि वर्क वही जो स्टोर होगा W वही एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। तो मेरा फाइनल फार्मूला आ गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर इक्वल टू हाफ LI²। इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको लगता होगा कि मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv²। तो इसका मतलब है ये L जो है, L एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग है या इक्विवेलेंट है मास का। जिस तरह से मास काम करता है वहाँ पर मैकेनिक्स में बिल्कुल L उसी तरह काम करता है आपको मैग्नेटिक में। तो वहाँ तो इनर्शिया उसको कहते हैं, तो वही यहाँ पर इनर्शिया के रूप में L काम करता है मैग्नेटिक वाला सर्किट में। तो आपने निकाल लिया, इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है दिस इक्वेशन रिमाइंड्स अस दैट L इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफ मास m ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि उसी टाइप का फार्मूला आ रहा है यहाँ काइनेटिक एनर्जी टाइप का। तो L m से मिलता जुलता है, इसलिए एनालॉग हुआ। तो ये निकल गया कि इंडक्टर में आपको इतना एनर्जी स्टोर होता है। अब थोड़ा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर में भी यही काम किए थे। मान लीजिए हाफ CV² एनर्जी आया था और उसका जो है एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर का आया था हाफ ε0 E²। तो इसमें देखा जाए क्या आता है। तो मान लीजिए एक सोलेनॉइड लीजिए, वो इंडक्टर है, तो उसका लंबाई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मानिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n मानिए। देन सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला तो हम लोग डिराइव किए हुए हैं, L बराबर μ0 n² A, पाई r² उसमें था, तो यहाँ डायरेक्ट A ही दे दिए हैं, उसका ज़रूरत अभी नहीं है। तो A इंटू L, अच्छा, तो A इंटू L जो है वो इंडक्टर का वॉल्यूम हुआ, उसको बदल दीजिए वॉल्यूम में भी, तो हो गया L इक्वल टू μ0 n² V। अब इस फार्मूला में डालिए वैल्यू UB इक्वल टू हाफ और L का ये डाल दीजिए और I²। तो आ गया इतना I² को कन्वर्ट कीजिए, आप जानते हैं सोलेनॉइड में B इक्वल टू μ0 NI, उससे I निकाल के I² करके इसमें डाल दीजिए, B/μ0 N होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके काटने उठने के बाद आपको होगा B² V/2 μ0², मतलब वही टोटल एनर्जी में। तब एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको V से भाग दे दीजिए, तो V कट गया, बच आ गया B² डिवाइडेड बाय 2 μ0, यानी हमारा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देखिए, ये स्मॉल u लिखा गया है, ये कैपिटल U माने टोटल एनर्जी, ये है एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल UB इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे यहाँ डिवाइड किया ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
तो ये हो गया b²/2 म्यू नॉट। तो ये सब कैलकुलेशन अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि याद रहे एग्ज़ाम में। अब मैं ये तो हो गया, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगर पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा। जो ये सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि वीडियो जाता रहेगा। दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप या फेसबुक में जो ग्रुप है उसमें डाल दीजिएगा ताकि उनका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।